गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CSE UPSC CSE मेंस 2025 का। ठीक है, GS पेपर टू का कौन सा पोर्शन? IR वाला पोर्शन। ठीक है, इस पेपर में IR के 4 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस थे, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि पेपर जो आया था, जो क्वेश्चंस आए थे, एक्चुअल में हम उनको कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखना। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स। ठीक है, एलोबरेट। ठीक है, भारत अफ्रीका डिजिटल साझेदारी, ठीक है, डिजिटल साझेदारी आपसी सम्मान, सहविकास और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी प्राप्त कर रही है। विस्तार से समझाइए। किसके किसके बीच? इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच, अफ्रीका के बीच। ठीक है, कोई भी, ठीक है, क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमें किस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा? जो कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड है, इन कीवर्ड्स पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, कीवर्ड्स को समझना पड़ेगा और उसे क्या करना पड़ेगा? लिंकेज करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, तभी हमको आंसर क्या होगी, लिखने में हमको चीज आएगा। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी अभी हम 4 क्वेश्चन देखेंगे, तो जो भी 4 क्वेश्चन आए हैं ना IR की, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि हम कंटेंट से पढ़ लें और सीधे सीधे लिख दें। ठीक है, सारे क्वेश्चन कैसे आए हैं? अंडरस्टैंडिंग वाले आए हैं, मतलब हमको समझ के ही लिखना होगा उसका आंसर। तो देखते हैं यहाँ कीवर्ड्स कौन से हैं। क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है? कीवर्ड्स कौन कौन से हैं देखो। डिजिटल पार्टनरशिप एक कीवर्ड हो गया, मेन तो यही है। ठीक है, इस डिजिटल पार्टनरशिप के अंडर क्या क्या अचीव किया किसने? इंडिया और अफ्रीका। ठीक है, क्या अचीव किया, क्या क्या है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ठीक है, डिजिटल पार्टनरशिप तो है, कैसी है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ डिजिटल पार्टनरशिप। को डेवलपमेंट, क्या कर रहे हैं यहाँ हम? को डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सह विकास, मतलब दोनों म्यूचुअली एक दूसरे का रिस्पेक्ट करके क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दीर्घकालिक संस्थागत, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स। कितने वर्ड हो गए? 4 अलग अलग कीवर्ड्स हो गए। एक हो गया म्यूचुअल रेस्पेक्ट, दूसरा होगा को डेवलपमेंट और थर्ड हो गया इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। ठीक है, किसके साथ? डिजिटल पार्टनरशिप के साथ हम क्या कर रहे हैं? इन तीनों को क्या कर रहे हैं? अचीव कर रहा है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे ना। मेन चीज़ क्या है? मेन क्या करना है यहाँ हम? मेनली इन तीनों वर्ड्स को, इन चारों वर्ड्स को क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। डिजिटल पार्टनरशिप तो सारे में आ जाएगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी किसके बेसिस पे? डिजिटल पार्टनरशिप के। ठीक है, को डेवलपमेंट भी किसके साथ? डिजिटल पार्टनरशिप के साथ। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप भी क्या? डिजिटल पार्टनरशिप। ठीक है, तो मेनली जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया अफ्रीका में जो भी डेवलपमेंट कर रहा है, वो उसका मेन डायमेंशन ही क्या है? डिजिटल पार्टनरशिप। ठीक है, डिजिटली ही क्या कर रहा है वहाँ इंडिया? जो भी अब तक या तो इकोनॉमिक भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट डिजिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। कहाँ? अफ्रीकन कंट्रीज़ में। आते हैं एक एक करके। इनिशियली जो इंट्रो होता है, ठीक है, कितने वर्ड्स का क्वेश्चन है ये? 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। ठीक है, तो 20 मार्क्स 25 वर्ड्स में हम क्या लिख सकते हैं? एक इनिशियल एक ब्रीफ सा इंट्रो दे सकते हैं यहाँ इस क्वेश्चन का। ठीक, तो इंट्रो में क्या दे देंगे कि इंडिया और अफ्रीका के दोनों के क्या है? दोनों के शेयर्ड बिलीफ्स हैं। ठीक है, दोनों क्या है? दोनों की जो कुछ सिमिलैरिटीज़ है ना, दोनों क्या है? दोनों में हिस्टोरिकल सिमिलैरिटीज़ हैं। है हिस्टोरिकल सिमिलैरिटीज़ हैं? कैसे होंगे हिस्टोरिकल सिमिलैरिटीज़? गुड गुड, ठीक है, गुड।
ठीक है। हिस्टोरिकल सिमिलैरिटी क्या है, देखो दोनों क्या थी, कॉलोनी थी। किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटेन की कॉलोनी थी दोनों, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी थी। दोनों ने कॉलोनलिज्म का क्या झेला है, टॉर्चर झेला है, दंश झेला है। दोनों में कल्चरल क्या है, सिमिलैरिटीज है। साथ ही साथ दोनों क्या है, साउथ नेशन है, साउथ नेशन है ना, दोनों है। दोनों कैसी है, डेवलपिंग है, विकासशील है, दोनों विकासशील है। साथ ही साथ दोनों में क्या है, क्या सिमिलैरिटी है, नैम को लेकर के जो नैम स्पिरिट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भावना दोनों में है, ये भी एक सिमिलैरिटी है ना। नैम पढ़ा है हमने, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो नैम स्पिरिट है, ये भी दोनों में क्या है, कॉमन है। बहुत सारे लोग कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज जुड़ी थी ना, किससे जुड़ी थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन से, तब से आज तक वो जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़ा नंबर है अफ्रीकन कंट्रीज का। और क्या डाल सकते हैं इंट्रो में, एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डोनर रेसिपिएंट वाला जो रिश्ता था, जो रिलेशन था, ठीक है, दाता और प्राप्तकर्ता के रिलेशन से, संबंध से, ठीक है, डोनर रेसिपिएंट। साथ ही साथ हम लिखते भी चलते हैं, ठीक है। इस रिलेशन से अब जो इंडिया और अफ्रीका का रिलेशन है, वो रिलेशन क्या हो गया है, शिफ्ट कर चुका है, ठीक है, बदल चुका है। अब दाता प्राप्तकर्ता के संबंध से बदलकर ये कैसे, किस मॉडल पे आ चुका है, ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और को डेवलपमेंट के मॉडल पे क्या हो गया है, आ चुका है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रो इतना हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स देखा हमने, ठीक है। हमने देखा सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में, ठीक है, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं। फिर हमने क्या देखा, दोनों में हिस्टोरिकल सिमिलैरिटीज़ है। दोनों क्या है, साउथ नेशन है, दोनों साउथ नेशन है। दोनों क्या है, दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दोनों विकासशील देश हैं। उसके बाद क्या है, दोनों नैम को क्या कर रही है, नैम की भावना दोनों में है, नैम स्पिरिट है, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट स्पिरिट है दोनों में। डोनर रेसिपिएंट, ठीक है, दाता प्राप्तकर्ता के संबंध से अब ये क्या हो चुकी है, मूव कर चुकी है, ये बदल चुकी है। अब किस में आ गई है, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और को डेवलपमेंट, ठीक है, इस मॉडल पे क्या कर चुकी है, ये आ चुकी है। इतना हम एक ब्रीफ इंट्रो दे सकते हैं इन पॉइंट्स को लेकर। फिर उसके बाद हम आएंगे किस में, हम मेन बॉडी में आएंगे। मेन बॉडी में आएंगे, क्वेश्चन आ रहा है समझने हारे का। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगी। इसलिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अब ये कंटेंट तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। कंटेंट को सीधे यहाँ हमको क्या नहीं करना है, सीधे छापना नहीं है। ये कब बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन, जब हमको कुछ क्या क्या चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, जब हम उससे क्या होंगे, अवेयर होंगे, तो बन जाएंगे। आओ अब मेन बॉडी पे आते हैं, ठीक है। मेन बॉडी में इन जितने तीन मेजर जो कीवर्ड्स थे, उन मेजर कीवर्ड्स को हमको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है विथ एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट कीवर्ड था म्यूचुअल रेस्पेक्ट, हिंदी में हो जाएगा साझा सम्मान, ठीक है, साझा सम्मान, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। कैसे एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के हितों को, एक दूसरे के इंटरेस्ट को क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, अगेंस्ट नहीं जाएंगे। कहाँ कहाँ ये हमारे सम्मान को, ठीक है, रेस्पेक्ट करेंगे। हाँ, गांधी जी और नेल्सन मंडेला वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर वर्ड लिमिट को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिख सकते हैं ब्रीफ करके, ठीक है। उसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि अफ्रीका में अभी, ठीक है, क्या हो रही है, क्या चल क्या रहा है, वो लिख सकते हैं। हमने वहाँ क्या किया, अब तक हमारी क्या वहाँ अचीवमेंट रही, आगे का क्या टारगेट है, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। अब कहीं भी इंटरनेशनल रिलेशन में क्या होता है, कोई भी देश, ठीक है,
तब तक आपके हितों को, आपके इंटरेस्ट को वो सिक्योर नहीं करेगा जब तक आप उसके इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करोगे। तो सिर्फ अफ्रीका को हम ही सिर्फ उससे हमारे इंटरेस्ट से थोड़ी जुड़े हैं, उससे उसके इंटरेस्ट भी किससे जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, अफ्रीका के। ठीक है, तो बदले में वो हमें क्या देगा, हम तो उसे बहुत कुछ दे रहे हैं। ठीक है, इंडिया दे रहा है ना। अब बदले में इंडिया को क्या चाहिए अफ्रीका से, अफ्रीकन कंट्रीज से? अफ्रीकन कंट्रीज से भी तो इंडिया को चाहिए होगा ना कुछ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, आईआर पढ़ रहे हैं। आईआर में क्या सबसे ऊपर होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है, अपने राष्ट्र का हित। ठीक है, अपने स्टेट का इंटरेस्ट। तो अफ्रीका के इंटरेस्ट हमसे जुड़े हैं तो हमारे इंटरेस्ट भी तो उससे कुछ जुड़े होंगे। अब इंडिया उससे क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, वो हमारा ट्रेड पार्टनर हो सकता है और है भी, और आगे और भी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वर्ल्ड की जो सिचुएशन बन रही है, ठीक है, उसको देखा जाए तो जो अफ्रीका है क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर अब साबित हो सकता है आगे चल के। तो इंडिया को ऑयल चाहिए, इंडिया को डेवलपमेंट चाहिए, इंडिया को ट्रेड चाहिए, व्यापार चाहिए अफ्रीका से। अब बदले में अफ्रीका को इंडिया से क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, और टेक्नोलॉजी कैसे चाहिए, सिर्फ क्या टेक्नोलॉजी का हम ऐसे ही ट्रांसफ़र कर देंगे, नहीं करेंगे। क्या होगा, कोऑपरेशन। कौन सा वर्ड था, कौन सा कीवर्ड था, कोऑपरेशन, हाँ, ठीक है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, साथ साथ काम करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट कीवर्ड देखते हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ठीक है, कहाँ कहाँ होगा म्यूचुअल रेस्पेक्ट, वो भी हमारे हितों को क्या करेगा, हमारे इंटरेस्ट को क्या करेगा, म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेगा, हम उसके इंटरेस्ट को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे। वो हमारे इंटरेस्ट के, हमारे हितों के अगेंस्ट नहीं जाएगा। कहाँ वो हमारे हितों के अगेंस्ट नहीं जाएगा, कहाँ कहाँ नहीं जा सकता है। जब किसकी बात होगी, कौन सा मैटर होगा, कोई भी एनवायरमेंटल मैटर होगा, पर्यावरण से रिलेटेड कोई मुद्दे होंगे, वहाँ वो क्या करेगा, वो हमारे डिसीजन का सम्मान करेगा। कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, और कहाँ करेगा वो, WTO का कोई मैटर होगा, कोई मुद्दा होगा, वहाँ वो सम्मान कर सकता है। ठीक है, UNO में वो क्या कर सकता है, हमारे हितों को, हमारे इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकता है। इसके साथ साथ अगर डिजिटली देखा जाए, ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ग्रो कर रहे हैं। किसके साथ ग्रो कर रहे हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ। कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है इंडिया, किसका, कहाँ, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग कहाँ कर रहा है, अफ्रीका में। पैन अफ्रीकन, ठीक है, पैन अफ्रीकन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस पैन अफ्रीकन, सारे अफ्रीका में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है कौन, इंडिया। वो भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पैन अफ्रीकन यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेट प्रोवाइडर का काम कर रहा है, सबको किससे जोड़ रहा है, इंटरनेट से जोड़ रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है वहाँ इंडिया। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या होगा, दोनों क्या करेंगे, डिजिटली ग्रो करेंगे। कैसे डिजिटली ग्रो करेंगे, दोनों एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हुए दोनों क्या करेंगे, डिजिटली ग्रो करेंगे। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ भी क्या आ गया, डिजिटल पार्टनरशिप आया। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है, को डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड है को डेवलपमेंट। साझा विकास। इसमें कुछ आ रहा है, कोई पॉइंट? जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो बहुत सारे ऑफशोर और ऑनशोर ऑयल रिजर्व्स हैं, तो उसको निकालने की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। बदले में जो म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट होगा, इसके मतलब वो जो अफ्रीका है वो उसको ऑयल प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। को डेवलपमेंट, ठीक है, देखो सबका साथ सबका विकास को डेवलपमेंट में आएगा ना, सबका साथ सबका। यहाँ क्या करेगा, जो इंडिया है, हम डायरेक्ट उनको सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, ठीक है, सिर्फ हम उन्हें टेक्नोलॉजी देने का काम नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम उस टेक्नोलॉजी पे, उसके साथ क्या करेंगे, जॉइंट सोल्यूशन पे फोकस करेंगे, मतलब साथ साथ मिलकर काम करेंगे। क्या होगा, ये साझा डेवलपमेंट होगा, दोनों का डेवलपमेंट होगा। ये कर भी रहे, कहाँ किया हमने ये, अफ्रीका में जगह है जंजीबार।
जंजीबार में क्या किया गया, आईआईटी का कैंपस, आईआईटी मद्रास का कैंपस सेटअप किया गया है। ये एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ को डेवलपमेंट में, ठीक है, आईआईटी मद्रास वाला, ठीक है, आईआईटी मद्रास का क्या किया गया, कैंपस सेटअप किया गया। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, क्षमता निर्माण कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीका में, वहाँ स्किल डेवलपमेंट ला रहे हैं। वहाँ हमने क्या किया, अपनी यूनिवर्सिटीज़, हमारे यहाँ के आईआईटी मद्रास का कैंपस कहाँ सेटअप किया, अफ्रीका में, जंजीबार में, ठीक है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में दोनों डिजिटली, ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है, डिजिटली हेल्प कर रहा है किसको, अफ्रीकन कंट्रीज को, अफ्रीका को, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसमें क्या कर रहा है, इसमें डिजिटली हेल्प कर रहा है। मेनली हमको क्या लेकर चलना है, डिजिटल पार्टनरशिप लेकर चलना है। तो ये भी क्या हुआ, आईआईटी मद्रास, मतलब हमने क्या किया, डिजिटली तो हम उनकी यूनिवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी वहाँ सेटअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ क्षमता का निर्माण करेंगे। यूनिवर्सिटी क्या करेगी, वहाँ के जो यूथ है उनका क्या करेगी, स्किल डेवलपमेंट करेगी स्किल डेवलपमेंट वहाँ। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, हम डिजिटल हेल्प दे रहे हैं किसको, अफ्रीका को, ठीक है। उसके साथ साथ और बहुत सारे स्कीम चला रहे हैं। टेली एजुकेशन इंडिया का, ठीक है, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, टेलीमेडिसिन, ई विद्या भारती, ई आरोग्य भारती, और बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी क्या कर रही है, प्रोग्राम्स क्या कर रही है वहाँ, इंडिया चला रही है, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, को डेवलपमेंट हो रहा है किसका किसका, अफ्रीका का किसके साथ, इंडिया के साथ हो रहा है। किस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हम क्या किस में डाल सकते हैं, को डेवलपमेंट में डाल सकते हैं। थर्ड कीवर्ड था ये सब, ये मेन बॉडी में आएगा तीनों कीवर्ड, ठीक है। इसको विथ एग्जांपल हमने क्या किया, डिस्क्राइब किया। थर्ड क्या है, हाँ, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, संस्थागत साझेदारी, ठीक है, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं नेपेड का, नेपेड, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म है एनई से, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट, नेपेड, ठीक है। क्या है इसमें, क्या हो रहा है, ये अभी अभी का है, ठीक है, नेपेड, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट। इसमें हो क्या रहा है, इसके थ्रू ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है कौन, इंडिया। कहाँ कर रहा है, अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज में। एयरटेल जो है, ठीक है, वो अफ्रीका का सबसे बड़ा, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क बन चुका है। कौन, एयरटेल, वो एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं। एक है आईटेक, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये क्या कर रहा है, ये वहाँ स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, और ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है।
स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। पैन अफ्रीकन नेटवर्क हमने देख लिया, ठीक है। पैन अफ्रीकन नेटवर्क, ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, इंडिया जो है वो पूरे अफ्रीकन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज़ को किससे जोड़ रहा है, वाईफाई कनेक्शन से इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वहाँ, ठीक है। यूपीआई, घाना में क्या किया गया है, इंडियन यूपीआई सेटअप किया गया, वो भी एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं। एक और है ACFTA, ये भी मेंशन कर सकते हैं हम। इसका फुल फॉर्म है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ACFTA, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। इसमें क्या हो रहा है, देखो 54 अफ्रीका के देश इसमें क्या आ रहे हैं, कंट्रीज जो है वो साथ आ रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिया क्या करता है, अफ्रीका से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, क्लोज आ रहा है, उसके साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, ठीक है, ट्रेड बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो सकता है कल को इंडिया के लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। इसमें कितनी कंट्रीज हैं, अफ्रीकन 54 कंट्रीज का ये क्या है, एक ग्रुप है, तो ये भी बन रहा है अभी। तो फाइनली इसका क्या अपने को वो निकल जाएगा, एक कंक्लूजन क्या निकल जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या लिख सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में, कैसे सिचुएशन में जहां एक तरफ यूएस जैसी कंट्री, अमेरिका क्या कर रहा है, टैरिफ की धमकी दे रहा है ना, चाइना के साथ भी हमारे जो रिलेशन है वो क्या है, डगमगाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन बन सकता है हमारा, अफ्रीका बन सकता है, बन सकता है। फिर भी एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ, अफ्रीका में अभी भी क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और इंडिया को क्या करना चाहिए, इन चैलेंजेस पे वर्क करना चाहिए, इन चैलेंजेस पे सॉल्यूशन लेके आना चाहिए। जैसे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में आज भी वहाँ क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये कंक्लूजन डाल सकते हैं, ठीक है। इंडिया को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए वहाँ की जो चैलेंजेस हैं उनके सॉल्यूशन पे, नहीं तो इंडिया का जो ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ये कहीं खतरे में ना आ जाए। ऑलरेडी इंडिया ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, इतना बड़ा हम डिजिटल इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा अफ्रीका इंडिया वाला, ठीक है। इस टाइप से पॉइंट्स हम इसमें डाल सकते हैं। तो आया कुछ समझ में किस टाइप से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फैन ऑन कर दो भाई, बहुत गर्मी हो रही है ये वाली, वो होता ही नहीं है अब। काम ही नहीं कर रहा है ये वाला। चलो आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। आओ, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। देखो, विद द वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म एलिसिटेट, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं। वैश्वीकरण के क्षण होने के साथ शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ दो वर्ड हैं, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, ठीक है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मीनिंग समझ में आ रहा है, वेनिंग का मतलब आ रहा है समझ में, ठीक है। हाँ, क्या होना, क्षीण होना। अब जब इंग्लिश में इसका मतलब नहीं समझ में आएगा तो हम क्या देखेंगे, हम हिंदी वाला देखेंगे।
अब हिंदी में भी क्या लिखा है, छिण वर्ड लिखा है, छिण वर्ड लिखा है। अब कई बार क्या होता है, जो हिंदी वर्ड है वो भी तो नहीं समझ आता है, अगर हिंदी की भी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं हो इतनी। छिण इतना कॉमन वर्ड नहीं है, ठीक है। छिण मतलब क्या होता है, छिण मतलब छिन होना का मतलब क्या होगा, मीनिंग कम होना, गुड, कम होना, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो यहाँ, अगर वेनिंग का मतलब नहीं पता है तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा वोकेबलरी में भी फोकस करना होगा। कभी कभी यूपीएससी के पेपर में क्या होता है पता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड दे देता है, वो वोकेबलरी जो होता है, तो थोड़ा सब्जेक्ट वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें ध्यान देना होगा। अच्छा, वैसे कहीं समझ ना आए तो हिंदी में जा सकते हैं, और कभी कभी हिंदी के वर्ड भी एकदम कॉमन हिंदी नहीं देता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो, विद द विनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ कौन क्षीण हो रहा है, कौन डाउनफॉल जा रहा है, गिर रहा है कौन, पीछे कौन हट रहा है, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये पीछे हट रहा है। कब की बात बोल रहा है, शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब बोलना ये चाह रहा है क्वेश्चन में, देखो, ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन जो है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, और कौन बढ़ता जा रहा है, पोस्ट कोल्ड वॉर कौन बढ़ता जा रहा है, सॉवरेन नेशनलिज्म, ठीक है, संप्रभु राष्ट्रवाद की जो भावना है वो क्या होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। अगर क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझते, यहाँ हम विनिंग का कुछ उल्टा मतलब ले लेते, अगर इसका मतलब बढ़ना ले लेते तो अब तो पूरा क्वेश्चन का सिनेरियो ही क्या हो जाता, चेंज हो जाता, बदल जाता। यहाँ क्या बोल रहा है, वो घट रहा है, कम हो रहा है, डाउनफॉल जा रहा है, ठीक। तो ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है, डाउनफॉल जा रहा है, और क्या बढ़ रहा है, संप्रभु राष्ट्रवाद, ठीक है, मतलब सॉवरेन नेशनलिज्म जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसको क्या करना है, समझाना है हम, क्यों ऐसा हो रहा है, कोल्ड वॉर के बाद क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है, तो एग्जाम्पल के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, इसे समझाना है, ठीक। कोई ट्राई करना चाहते हो, कोई एग्जाम्पल, सबसे पहले हम देखते हैं क्या ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, देख सकते हैं, एक साइड लेंगे और दूसरे साइड लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों टर्म तो क्लियर होने चाहिए, जब दोनों टर्म क्लियर होंगे तब क्या होगा, तभी तो हम आगे बताएंगे कि ये क्यों पीछे की तरफ जा रहा है और ये क्यों आगे की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन तो वही पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन वही पूछ रहा है, लेकिन क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट को, एक ही पक्ष को ध्यान में नहीं, कभी कभी उसका क्या हो, दूसरा पक्ष भी कभी कभी वो लिखना पड़ता है, या किसी किसी क्वेश्चन में सेकंड जो पार्ट होता है वो भी इम्पोर्टेंस होता है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, एक पक्ष तो ये ले सकते हैं, क्यों, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है, क्यों ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पीछे हट रहा है, और क्यों सॉवरेन नेशनलिज्म बढ़ रहा है। पर एक छोटा सा हिस्सा क्वेश्चन में हम क्या डाल सकते हैं कि पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन समाप्त हो गया है, ऐसा कहना क्या है, अनुचित है, गलत है, ठीक है। आज भी क्या है, आज भी ग्लोबलाइजेशन है, पर इसमें क्या है, लोगों का देशों का इंटरेस्ट क्या होता जा रहा है, इसमें से कम होता जा रहा है, ठीक है। इस पे क्या है, खतरा मंडरा रहा है, थ्रेट छाया हुआ है। देखते हैं क्या करके ग्लोबलाइजेशन होगा क्या। अगर ग्लोबलाइजेशन किसे बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन क्या होगा ग्लोबलाइजेशन में, हाँ, फ्री ट्रेड होगा, और कुछ मेनली जो कंट्रीज होंगी, जो नेशन स्टेट्स होंगे, वो क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे। चलो, जब कंट्रीज इंटरकनेक्टेड होंगी तो क्या बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा, किसका फ्लो बढ़ेगा, आइडियाज़ का फ्लो बढ़ेगा, फ्लो ऑफ आइडियाज़ बढ़ेगा ना, आइडियाज़ का फ्लो बढ़ेगा, और किसका फ्लो बढ़ेगा, गुड्स का फ्लो बढ़ेगा,
गुड्स, ठीक है, इसका फ्लो बढ़ेगा। और किसका फ्लो बढ़ेगा? मटेरियल्स का फ्लो बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज होंगे, इंडस्ट्री सेटअप होंगी, डेवलपमेंट आएगा, औद्योगिक विकास होगा। होगा कहाँ होगा? दोनों साइड होगा। जो जो जुड़ेंगे इससे, जो जो कंट्रीज आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे, तो दोनों साइड क्या होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी। ये सब कहाँ होगा? ग्लोबलाइजेशन में होगा। फ्री ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड भी होगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फ्री ट्रेड के बाद और क्या होगा? ओपन बाउंड्री ट्रेड होगी, ठीक है। मुक्त सीमा क्या होगा? व्यापार होगा, होगा ना, ओपन बाउंड्री ट्रेड होगी। अब इधर क्या होगा? पहले वो देख लेते हैं, फिर क्यों ये जा रहा है पीछे की तरफ और क्यों वो आगे बढ़ रहा है वो देखेंगे, ठीक है। ये सब किस में होगा? जब ग्लोबलाइजेशन होगा, बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा? इन सारे पॉइंट्स भी, ये सारे पॉइंट्स भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। जब वर्ल्ड में कैसी सिचुएशन आएगी? ग्लोबलाइजेशन हाइपर होगा, तब बढ़ेगा उस समय, ठीक है। अभी ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है? क्वेश्चन ने क्या बोला? ग्लोबलाइजेशन से इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, मतलब वो पीछे की ओर जा रहा है। और कौन आगे बढ़ रहा है? सॉवरेन नेशनलिज्म। तो सॉवरेन नेशनलिज्म होगा क्या? क्या हो सकता है? इसका उल्टा होगा। कुछ कुछ चीज़ें तो इसके ऑपोजिट होंगी, हाँ, ठीक है। तो जो आइडियाज़ बढ़ रहे थे, यहाँ क्या होगी? अपनी आइडियोलॉजी होगी, होगी अपनी खुद की, क्या होगी? ऐसी आइडियोलॉजी होगी जिसमें क्या होगा? लोग किस पे फोकस करेंगे? नेशनल इंटरेस्ट पे। सबसे फर्स्ट क्या होगा? वो किसे प्रोटेक्ट करेंगे? अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। नेशनल इंटरेस्ट को क्या करेंगे? वो प्रोटेक्ट करेंगे। अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, करेंगे, बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। खुद को क्या बनाएंगे? पावरफुल बनाएंगे। और क्या करेंगे? वर्ल्ड पे डिपेंडेंसी को कम कर देंगे, ठीक है। बॉर्डर प्रोटेक्ट करेंगे, डिपेंडेंसी को क्या करेंगे? कम करेंगे। और खुद को क्या बनाएंगे? मोर पावरफुल बनाएंगे। ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब सॉवरेन नेशनलिज्म होगा, ठीक है। मतलब ध्यान किस पे नहीं देना है हमको? इससे डिस्टेंस मेंटेन करनी है, दूरी बनानी है। और किस पे फोकस करना है? अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करना है। तो दोनों का डेफिनेशन आ गया समझ में, इसमें क्या होगा और उसमें क्या होगा, क्या हो सकता है। चलो, अब क्वेश्चन पूछा क्या है? ये तो चीज़ें थी जो समझनी थी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है ये क्यों पीछे जा रहा है, वो क्यों आगे बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो उसका रीज़न बताना है। क्या हो सकता है? क्यों देशों का स्पेस से, ग्लोबलाइजेशन से इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, और क्यों देशों का किस में इंटरेस्ट बढ़ रहा है? सॉवरेन नेशनलिज्म में, अपने राष्ट्रवाद में, ठीक है, संप्रभु राष्ट्र में उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है कंट्रीज़ का। एक आध एग्जाम्पल देना चाहोगे? हाँ हाँ, बोलो। अभी जो यूएसए बाहर की कंट्रीज की जो उस पे टैरिफ लगा रहा है, हाँ, गुड गुड। अपने कंट्री पर ही सारा जो गुड्स है, डोमेस्टिक गुड्स डेवलप कर रहे हैं। वो भी है। जैसे चाइना जो है Good. वो बहुत सारे जो मेटल्स है, मटेरियल है, वो सबको इंडिया को इम्पोर्ट करने से मना कर रहा है कि इंडिया डेवलप कर रहा है। सेम यूएस भी कर रहा है, ठीक है, सेम यूएस कर रहा है वही चीज़ें। चलो देखते हैं क्या करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्यों पीछे हट रहा है, क्यों कम हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ इंट्रो में वैसे डाल सकते हो, एक चीज़ और मेंशन कर सकते हो इस क्वेश्चन में कि 1991 में, ठीक है, क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ बोला है ना कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के बाद वर्ल्ड में, ठीक है। 1991 में क्या होता है? यूएसएसआर का क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है, वो 10 पार्ट्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। इसके बाद अलग ही, ठीक है, दुनिया आ जाती है।
अब क्या होता है, इंडिया ने इस टाइम क्या किया 1990, क्योंकि हम इंडिया का एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ का क्वेश्चन हम ठीक है सॉल्व कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, 1991 के बाद होता क्या है, एक बार पता है हाइपर ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, हाइपर ग्लोबलाइजेशन। और इसी टाइम पे इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में क्या लाया गया, LPG लाया गया था ना, ये भी एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। अब देखो, अब ग्लोबलाइजेशन क्यों कम होता जा रहा है, क्या रीज़न हो सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पे देशों का जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, क्यों भरोसा उठता जा रहा है इस पे से। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस लिख सकते हैं हम इसमें, 2008 का, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, इन देशों ने देखा है और देश के लोगों ने देखा है कि जो WTO है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो क्या नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, वो फेल्ड है अपने वर्क में, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए तो क्या हो रहा है वर्ल्ड में, क्या चल रहा है, ट्रेड वॉर, इसकी वजह से क्या चल रहा है वर्ल्ड में, ट्रेड वॉर चल रही है, ठीक है, इसी की वजह पे से क्या चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रही है, इसी की वजह से क्या हो गया है, ट्रेड बैरियर्स लगे हुए हैं। किसकी वजह से भाई, ये कौन देख रहा है, क्यों इसके लिए इस इंटरेस्ट लोगों का कम हो रहा है या देशों का कम हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, WTO एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉपर वर्क कर पा रही है क्या, नहीं कर पा रही है, ये प्रॉपर वर्क कर पा रही तो होता क्या इतना, ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जो ट्रेड बैरियर्स लगा हुआ है, अभी देख लो हाल ही के एग्जांपल, अमेरिका धमकी पे धमकी दे रहा है ना, टैरिफ की हो रहा है। और क्या इसमें डाल सकते हैं, इसे देख के भी, अब ये कर ही नहीं पा रहे तो इनके ऊपर भरोसा तो हटेगा ना इनसे, जब ये प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पा रहे तो इनसे क्या हो जाएगा, भरोसा उठ जाएगा देशों का। तो ग्लोबलाइजेशन से वो कहाँ जाएंगे, किस में जाएंगे, वो सॉवरेन नेशनलिज्म की तरफ जाएंगे। तो कैसा होगा, ये कम होगा तो वो क्या होगा, बढ़ेगा। और क्या है, और क्या देखा यहाँ, कोविड आया, कोविड पैंडमिक, इसमें भी क्या हुआ, देशों ने देखा, ठीक है, ये जो ग्लोबल बॉडीज थी ये लोग किसी काम की नहीं थी। कोविड में क्या हुआ, सारा सप्लाई चेन क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया, रुक गया। अब देशों को लगा अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने ही नेशनल इंटरेस्ट पे क्या करना होगा, फोकस करना होगा, नया रास्ता ढूंढना होगा, इनके भरोसे हम नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये भी हम डाल सकते हैं कोविड। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसके बाद, ठीक है, पर कभी भी क्या होता है पता है, जब आंसर लिखते हैं ना तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि जो हाल ही में हुई जो करंट वाली चीज़ें होंगी उसको पहले लिखना होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना वो पहले ऊपर से पढ़ते हैं, कई बार वो नीचे की चीज़ें नहीं पढ़ते। तो जब ऊपर में ही बहुत सारे लिख दिए, अगर पुरानी चीज़ें ऊपर लिखते हैं तो क्या होता है पता है, उनको लगता है कि अरे ये मतलब कि पुराना एस्पिरेंट है, काफ़ी साल उस प्रिपेयर कर रहा है, नई चीज़ें इसको आइडिया नहीं है, क्योंकि कई बार नीचे नहीं जाया जाता या लेट से जाया जाता है। तो पहले ऊपर जाओ तो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। इसलिए हमेशा जो करंट का मुद्दा होगा उसको कहाँ लिखना होता है, ऊपर लिखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सीक्वेंस से चलते जाओ, पुरानी चीज़ें बाद में। तो ये ग्लोबलाइजेशन क्यों जा रहा है डाउनफॉल, क्यों इससे देशों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, वो चीज़ है। अब ये क्यों बढ़ रहा है नेशनलिज्म, ये बढ़ रहा है बोला है ना क्वेश्चन में। ये क्यों बढ़ रहा है, चलो इसका एक आध एग्जाम्पल देना चाहोगे। सॉवरेन नेशनलिज्म बढ़ रहा है, इसका एग्जाम्पल कैसे हम मान ले कि सॉवरेन नेशनलिज्म बढ़ रहा है, ठीक है, और क्यों बढ़ रहा है, कैसे मान ले, कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए कि सॉवरेन नेशनलिज्म बढ़ रहा है। संप्रभु, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना जो है वो बढ़ रही है। हाल ही का एग्जाम्पल है, हाँ मागा, बोलो, हाँ बोलो। एक तो भारत में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी चल रही है, दूसरा अमेरिका में अमेरिका फर्स्ट हाँ, पॉलिसी चल रही है, हर जगह पे अपने अपने देश की फर्स्ट पॉलिसी चल रही है, प्रायोरिटीज पे चल रही है। अब
मोहम्मद यूनुस को चाहे जो भी बोले हमारे दृष्टिकोण से, उसकी ये है कि जहाँ से हमको पैसा मिल जाए चाइना की, नेशनल इंटरेस्ट पे वो फोकस कर रहा है, ठीक है, करेक्ट। चलो, तो अमेरिका की मागा पॉलिसी क्या है? फुल फॉर्म मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, अमेरिका को फिर से क्या बनाना, महान। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कौन सा? अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। अमेरिका ने क्या बोला टिम कुक को? आईफोन्स का प्रोडक्शन कहाँ होना चाहिए? अमेरिका में ही होना चाहिए। दबाव बनाया था, उन पे प्रेशर डाला था। और अमेरिका ने क्या बोला? मैं अपनी, ठीक है, सेमीकंडक्टर और एआई किसे नहीं दूंगा? वर्ल्ड को नहीं दूंगा, क्योंकि चाइना क्या करेगा? वो कॉपी कर लेगा। फिर मना किया ना उसने। क्या देख रहा है वो? सॉवरेन नेशनलिज्म, अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है। तो किसकी तरफ जा रही है वर्ल्ड? कहाँ जा रहा है? अब सिर्फ अमेरिका की मत लो, इसी में इंडिया का ले लो। हमारा क्या है? आत्मनिर्भर भारत है ना। हमारे यहाँ भी तो ऐसी पॉलिसी है, आत्मनिर्भर भारत। फिर इसमें क्या ले, और क्या ले सकते हो? ब्रेक्सिट, हाँ, मेक इन इंडिया भी ले सकते हैं। ब्रेक्सिट हो गई ग्लोबल लेवल पे। ब्रेक्सिट सुना होगा। ब्रिटेन एग्जिट, किससे एग्जिट हुआ? ब्रिटेन किससे एग्जिट हुआ था? 2016 ईयू से, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन क्या हो गया? एग्जिट हो गया। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से वो अलग हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ? ये डाउनफॉल गया, ये इससे पीछे हट रहा है ये ग्लोबलाइजेशन। और बोल सकते हैं ना सॉवरेन नेशनलिज्म क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। बोल सकते हैं ना इन सब एग्जाम्पल्स के थ्रू। ग्लोबल नेशनलिज्म जो है वो क्या हो रहा है? पीछे हट रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। इससे देशों का इंटरेस्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब इस पर खतरा मंडरा रहा है, थ्रेट है। और वहीं क्या हो रहा है? दूसरी तरफ क्या बढ़ रहा है? सॉवरेन नेशनलिज्म, संप्रभु राष्ट्रवाद क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और उसके एग्जाम्पल हमने बता दिए। पर अब इस क्वेश्चन में एक और पहलू भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह भी ख़त्म नहीं हुआ है। क्या ख़त्म नहीं हुआ है? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि सिक्के के क्या होते हैं? दो पहलू होते हैं। तो यहाँ क्या है? एक और पहलू है, एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे भी हमें क्या करना होगा? हम उसमें ध्यान दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, भले ही उससे इंटरेस्ट कम हो रहा है, पर वो पूरी तरह क्या नहीं हुआ है? अभी समाप्त नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। आज भी वर्ल्ड में क्या है? उसके पक्ष में भी हमें बहुत सारे प्रमाण हैं, हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस है। क्या क्या प्रूफ है? हाँ, तो WTO तो वीक हो गया है अभी, थोड़ा सा मतलब प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर भी जो क्या है? स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन है? आसियान हो गया। EU आज भी बरकरार है, EU आज भी बना हुआ है। ब्रिटेन के जाने के बाद क्या वो ख़त्म हो गया? नहीं हुआ, वो आज भी बरकरार है, ठीक है। हाँ, WHO है, आसियान है, G20 नेशंस है, G20 नेशंस है ना। चलो, आज भी USA का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? चाइना ही है, ठीक है। US का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर आज भी चाइना ही है। तो जितना भी सॉवरेन नेशनलिज्म बढ़ जाए, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन अभी पूरी तरह क्या नहीं हुआ है? समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। चलो, तो इसका कंक्लूजन क्या कर सकते हैं? कंक्लूड कर सकते हैं इसको। सॉवरेन स्टेट्स की, ठीक है, भले सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, ठीक है, या नेशनलिज्म बढ़ रहा है। सॉवरेन नेशनलिज्म की जो भावना है, जो इमोशन है, वो बढ़ रही है। नो डाउट ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन पे क्या बना हुआ है? चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। फिर भी क्या हुआ? ये पूरी तरह अभी समाप्त नहीं हो पाया है, क्योंकि आज भी जो वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिपेंडेंसी वो लगातार क्या हुई है? बनी हुई है। कोई भी राष्ट्र आज भी ग्लोबली अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरह समाप्त होना या कोलैप्स कर गया ऐसा बोलना, स्पॉइल हो गया बोलना, ये क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आंसर्स का कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन थे, 2 और क्वेश्चन है, वो करते हैं फटाफट। ये वाला हो गया, समझ में आया? सिंपल था ये क्वेश्चन, बस थोड़ा क्वेश्चन को समझना था, बाकी सिंपल था क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन देखो, एनर्जी सिक्योरिटी कंस्टिट्यूट्स द डोमिनेंट kingpins of India's foreign policy and is linked with India's overreaching influence in Middle Eastern countries. How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years? 250 वर्ड्स में आंसर लिखना है। ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर है। ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है और यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। आप आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा के साथ ऊर्जा सुरक्षा को कैसे एकीकृत करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो बहुत पूछा है। ऊर्जा एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। मीनिंग क्या होगा, एनर्जी की सिक्योरिटी, कैसे एनर्जी में सिक्योर किया जा सके, हुआ जा सके, सुरक्षा को गेन किया जा सके, ऊर्जा सुरक्षा को। देखते हैं, हो गया नोट। क्या समझते हैं हम एनर्जी सिक्योरिटी से, ऊर्जा सुरक्षा। एक आध पॉइंट बताना चाहोगे कोई? एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा क्या होगा? कब बोलेंगे हम एनर्जी में हम सिक्योर हैं, ऊर्जा सुरक्षा को हमने प्राप्त कर लिया है? हाँ बता। एक देश की दृष्टिकोण से हमारी दैनिक जरूरतों की जितनी भी ऊर्जा आवश्यकता है वो सक्षम करने के लिए, मतलब वो पूरी करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। हाँ, किसी और पे निर्भर ना हो, डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, ठीक है। मतलब देखो, फर्स्ट पॉइंट इसमें बोला जा सकता है कब हम खुद को एनर्जी सिक्योर बोलेंगे, जब निर्बाध रूप से एनर्जी हमें मिलती रहे, ठीक है, सीमलेसली अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, सीमलेसली अवेलेबिलिटी हो। अवेलेबिलिटी, निर्बाध रूप से ऊर्जा की उपलब्धता हो, दता बनी रहे, ठीक है, तब बोल सकते हैं हम क्या है, एक एनर्जी सिक्योर कंट्री है, नेशन है, ठीक है। और क्या हो सकता है, जब ये एनर्जी कैसे मिले हमको, लो कॉस्ट पे, कम कीमत पे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये एनर्जी कैसे मिले हमें, लो कॉस्ट पे, लो कॉस्ट अवेलेबिलिटी, कम कीमत पे उपलब्धता, कम कीमत पे उपलब्धता हो। और कब बोल सकते हैं हम एनर्जी में सिक्योर है, जब हम, ठीक है, किसी एक ही देश पर, सिंगल कंट्री पे डिपेंडेंसी ना हो, किसी एक पे हमारी क्या ना हो, निर्भरता ना हो, मतलब सिंगल कंट्री डिपेंडेंसी ना हो, किसी एक ही राष्ट्र पे हम ऊर्जा के लिए निर्भर ना हो, ठीक है। फोर्थ क्या हो जाएगा, और कब बोलेंगे हम एनर्जी के लिए सिक्योर है, जब हम किसी एक ही स्रोत पे ऊर्जा के लिए निर्भर ना हो, ठीक है, मतलब सिंगल रिसोर्स डिपेंडेंसी ना हो, ठीक है, सिंगल रिसोर्स डिपेंडेंसी ना हो, किसी एक ही राष्ट्र पे ऊर्जा के लिए हम निर्भर ना हो। तो जब इन सारे पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे तब हम क्या कहलाएंगे, एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर्ड कंट्री कहलाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में इंडिया किस पे डिपेंडेंट है सबसे ज़्यादा एनर्जी के लिए, किस पे, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, मिडिल ईस्ट पे, मध्य पूर्व राष्ट्रों पे, मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है ना। तो अभी इंडिया ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट है, मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे। अब बोला क्या जा रहा है, ठीक है, कैसे अपनी निर्भरता को हम कम कर सकते हैं इस पर बताओ। अब मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंसी क्या है, हमारी ज़्यादा है और उसे हमको क्या करनी है, कम करनी है।
क्यों कम करनी है? यहाँ डिपेंडेंसी में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं? मिडिल ईस्ट में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है ना, इसराइल संघर्ष है वहाँ, ईरान सऊदी अरेबिया संघर्ष है, कभी भी लड़ते फिरते रहते हैं वो लोग। तभी तो इंडिया ने अभी थोड़ी सी डिपेंडेंसी वहाँ से कम की, थोड़ी सी, और किसकी तरफ झुका? वो रशिया की तरफ, अपनी एनर्जी के लिए ने झुकाव बढ़ाया ना रशिया की तरफ। तो यहाँ से क्या करना है? डिपेंडेंसी को क्या करना है? यहाँ हटाना है। ठीक है, कहाँ से डिपेंडेंसी हटाना है? वेस्ट एशिया से डिपेंडेंसी को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। अब डिपेंडेंसी को हमको क्या करना है? डाइवर्सिफाई करना है। कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाई करना है? हम रशिया पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, हम अफ्रीकन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हो सकते हैं ना। तो अगर मिडिल ईस्ट में कभी कोई इशू आए, प्रॉब्लम आए, तो भी हमारी क्या ना रुके, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी सिक्योर रहे। चलो, अब इंटीग्रेट कैसे करें अपनी एनर्जी इंटरेस्ट को, एनर्जी जो हितों को, ऊर्जा हितों को एनर्जी इंटरेस्ट को, ठीक है, इंटीग्रेट कैसे करें? ठीक है, कैसे करें इंटीग्रेट? कैसे कैसे कर सकते हैं बताओ इंटीग्रेट? चलो, किसी एक रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी को कम करेंगे तो दूसरे रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी को बढ़ाएंगे। अब किस टाइप के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी को बढ़ाएंगे? हाँ, रिन्यूएबल एनर्जीज पे फोकस करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी होगा, विंड एनर्जी। ये क्या हो सकते हैं? ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं, अच्छे विकल्प हो सकते हैं। किसके? ऊर्जा के। न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, विंड एनर्जी। ईवी की तरफ ऑलरेडी हम जा रहे हैं ना, ईवी की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी की तरफ ऑलरेडी जा रहे हैं। डाइवर्सिफाई करेंगे किसको? अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए किसी एक कंट्री, एक रीजन पे डिपेंडेंट होने की वजह उसे क्या करेंगे? उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई मतलब हम अब किसके? सिर्फ वेस्ट एशिया पे नहीं, इसके साथ साथ हम किस पे? अफ्रीकन कंट्रीज़ पे, रशिया पे और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ पे भी क्या हो सकते हैं? डिपेंडेंट हो सकते हैं। मतलब उनसे भी ट्रेड कर सकते हैं एनर्जी का। ये तो हो गया, ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट लेवल पे क्या कर सकते हैं? कुछ ट्राई कर सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पे। इंडिया में जैसे कि क्या है, अलग अलग मंत्रालय होते हैं ना, मिनिस्ट्री, जैसे पेट्रोलियम, ऑयल एंड पेट्रोलियम मंत्रालय अलग है। ठीक है, एनर्जी मिनिस्ट्री अलग है ना दोनों। ऊर्जा मंत्रालय अलग है, ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अलग है। हरदीप पुरी है ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के मिनिस्टर। ठीक है, और ऊर्जा मंत्रालय के बताओ, ऊर्जा मंत्री देश के देखो, चेक करो। हसमुख मांडविया नहीं, हसमुख मांडविया नहीं। बताओ राहुल। दोनों अलग अलग मंत्रालय है ना, ऑयल एंड पेट्रोल। कौन है? प्रहलाद जोशी। हाँ, प्रहलाद जोशी। ठीक है, तो ये क्या है? ये अलग अलग मंत्रालय हैं। अब क्या कर सकते हैं इन्हें? हम क्या कर सकते हैं? इन मंत्रालयों को और बहुत सारे मंत्रालय जो इससे जोड़ सकते हैं, उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। किसके लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं? अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कर सकते हैं ना, एनर्जी नीड्स के लिए। क्यों ज़रूरत है इंटीग्रेट करने की एनर्जी नीड को? क्योंकि जब तक एक
जब भी एक ग्रेट पावर कब बनेगा, जब वो अपनी ऊर्जा के लिए क्या होगा, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को, एनर्जी नीड्स के लिए क्या हो, वो सिक्योर हो। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी क्या इंडिया एक ग्रेट पावर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए जो विकल्प हैं अलग अलग, जो इसके सब्स्टिट्यूट हैं, उस पर फोकस करना क्या है, जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ हम इसमें लिख सकते थे इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन, देखो, क्वेश्चन देखते हैं। द रिफॉर्म प्रोसेस इन द यूनाइटेड नेशंस रिमेन्स unresolved because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the US versus Russo-Chinese, ठीक है, alliance. Examine the and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard. पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और यूएस बनाम रूसी चीनी गठबंधन के बीच उलझन के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है। इस संबंध में पूर्व पश्चिम नीति टकरावों की जांच और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसमें ये तो ऐसे ही बेकार ही दे दिया थोड़ा घुमाने के लिए, ये यूएस वर्सेस, ठीक है, बनाम रूस चीन गठबंधन, ठीक है। मेनली इसमें क्या है देखो, क्योंकि वैसे भी तो ये तीनों ही P5 है ना, P5 मेंबर है तीनों, ठीक है। मेन इसमें किस पे फोकस करना है इस क्वेश्चन में देखो, जो यूनाइटेड नेशन है ना, संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म, सुधार पे फोकस करना है। कौन से चैलेंजेस हैं वहाँ यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म लाने के, अगर लाते हैं तो वहाँ चैलेंजेस क्या क्या है? हाँ, परमानेंट 5 जो है, हाँ, वो लोग मिसयूज़ करते हैं उस पावर का, ओके। हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, यूएस का ज़्यादा है, जबकि जो ईस्ट कंट्रीज़ बोलती हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़ मतलब एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो डेवलपिंग है, उनका बोलना है कि ये कंट्रीब्यूशन कितना ना हो, 12% से ज़्यादा ना हो, बिलो 12% या 12 तक ही रहे, ठीक है। ये भी एक रीज़न है। और कुछ? तो मेन मुद्दा क्या है, मेन झगड़ा यहाँ क्या है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, और उसी पे फोकस करना है मेनली इस क्वेश्चन में, वही है मेन, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। और यही किसे रोक रहे हैं, यूएन में रिफॉर्म को, यूएन में रिफॉर्म को लेकर के इनके बीच झगड़ा बना हुआ है। अब मेनली ईस्ट किससे बोलेंगे, ईस्ट में कौन आएगा? नहीं, ईस्ट में रसिया चाइना नहीं आएंगे, ईस्ट में मेनली आती हैं डेवलपिंग कंट्रीज। मेनली कौन आएगा, अफ्रीका और एशिया, ठीक है। और इसमें कौन आ जाएंगे, वेस्ट में डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब इसमें आ जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज, और कौन आ जाएगा, अमेरिकन, नॉर्थ और साउथ अमेरिकन, ठीक है, अमेरिका, यूएसए और यूरोप आ जाएगा, ठीक है। चाइना रसिया बस उसमें क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब अगर यूएन में रिफॉर्म सुधार की बात की जाए, अगर यूएन में सुधार होता है, रिफॉर्म होता है, ठीक है, तो क्या हो सकता है वर्ल्ड में? यूएन में अगर सुधार हो जाता है, रिफॉर्म आ जाता है, तो वर्ल्ड को हम किस टाइप का अज्यूम कर सकते हैं, किस टाइप से देख सकते हैं विश्व को? अच्छा, अगर ये सुधर जाएगा, अगर इसकी पावर बढ़ जाती है यूएन की, अगर ये सुधार रिफॉर्म ले आता है, तो ये क्या करेगा, विश्व को किस टाइप से बनाएगा, वर्ल्ड को? तो वर्ल्ड कैसा बनेगा, एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, नियम आधारित विश्व व्यवस्था बनेगी, एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप होगा, रूल बेस्ड
वर्ल्ड ऑर्डर। जो विश्व है वो कैसा होगा, नियमाधारित, ठीक है, विश्व व्यवस्था चलेगी, रूल बेस्ड, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम चलेगा। चलेगा, इसका मतलब क्या होगा, रूल बेस्ड वर्ल्ड। हाँ गुड, सही जा रही हो तुम। जैसे अभी हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई डिसीजन ले लेता है तो कई देश हाँ। उसको मानने से इनकार कर देते हैं। अभी हाँ वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल जुडिशरी जो है वो उसकी क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी। चलो, जुडिशरी को मेंटेन कर सकता है। यहाँ क्या होगा, रूल बेस्ड वर्ल्ड क्या बोल रहा है, मतलब पूरे विश्व का एक पावर नहीं होगा, कोई भी एक देश क्या नहीं कर सकता, वर्ल्ड पे रूल नहीं कर सकता, ठीक है। सारे क्या होंगे, सब इम्पोर्टेंस होंगे, सारे को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये होगा क्या, रूल बेस्ड वर्ल्ड सिस्टम, वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। अमेरिका नहीं बोल सकता मैं विश्व का एक ही चौधरी हूँ, ठीक है, बहुत सारे चौधरी होंगे। हाँ, तो किसी एक, ठीक है, पावरफुल नेशन को, नेशन जो है वो क्या नहीं कर सकता, वो अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, ठीक है। सारे लोगों की क्या होगी, इक्वली इम्पोर्टेंस होगी बाकी कंट्रीज़ के नीचे। तो एक फ़ायदा ये हो गया किससे, यूएन में अगर रिफॉर्म होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था आएगी, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर। ये फर्स्ट, सेकंड है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर, लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था आ जाएगी, आएगी, हाँ, ठीक है। और क्या होगा, और क्या हो सकता है, इंटरनेशनल जुडिशरी, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसको मेंटेन करके चलेगा यूएन। अगर यूएनओ में सुधार होता है तो, रिफॉर्म आते हैं तो। रसिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसका हल निकल सकता है, इजीली निकल सकता है। ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, ये जो यूएनओ है, ये क्या करेगा, उसमें हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेयर करेगा, करेगा ना। हमारा पाकिस्तान भी, मतलब हमारा कश्मीर भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। कश्मीर क्यों अलग होगा पाकिस्तान से, जो लोग वहाँ के लोग हैं वो चले जाएंगे और हमारा कश्मीर हमें मिल जाएगा। नहीं, वो तो उस टाइम में इंटरफेयर हुआ था, ठीक है। तब भी तो अमेरिका तब भी तो अपना इम्पैक्ट डाल रहा था उसमें। नहीं, फिर ये अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगा ना, यूएनओ बैलेंस करके चलेगा, सबको बैलेंस करके चलेगा, सबको इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक है। अगर तभी तो इसमें सुधार रिफॉर्म की ज़रूरत है, वही तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, वही तो पूछ रहा है, ठीक है। चलो, अब इसमें रिफॉर्म में क्या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्या समस्या है, यूएन में रिफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, मेनली इन दोनों में क्या है, इन दोनों में ही झगड़ा है। किस में झगड़ा है, ईस्ट और वेस्ट में झगड़ा है, पूर्व और पश्चिम में झगड़ा है, ठीक है। किस बात का झगड़ा है, क्यों नहीं लाने दे रहे हैं इसमें रिफॉर्म। ये क्या चाहता है, ईस्ट वाले चाहते हैं क्या हो, लोकतांत्रिकरण हो। ये क्या चाहता है, ना हो लोकतांत्रिकरण। ये क्या चाहता है, ये क्या है, इसमें मेनली P5 है, परमानेंट 5। ये क्या कर रहे हैं, ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपना खुद का इंटरेस्ट देख रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट। ये चाहते हैं सेम बना रहे एज इट इज़, जैसा वो है, यूएन जैसा है वैसा ही बना रहे, उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी रिफॉर्म की नीड नहीं है, ना किया जाए, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। जो भी पावर्स हैं, किसकी पावर्स हैं, P5 की, उनकी शक्तियाँ, उनकी पावर्स वैसे ही बनी रहे, सेम, उसमें कमी ना आए। पर ये क्या चाहता है, ये चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल में किसे, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में इनकी जो नंबर से संख्या है उसे बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी कौन पावरफुल है ज़्यादा, सिक्योरिटी काउंसिल पावरफुल है। ये क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल एज इट इज़ रहे, ताकि उनका प्रभाव, उनका इफेक्ट उसमें कम ना हो। ये क्या बोलते हैं, महासभा, ठीक है, उनका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उनका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को क्या किया जाए, महासभा को, यूएन की महासभा को ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए, उसे ज़्यादा अहमियत दी जाए। क्यों, क्योंकि उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ का कि इनकी नंबर्स ज़्यादा है, इनकी संख्या ज़्यादा है,
पर वो होने नहीं देते। वो हर जगह क्या ले आते हैं, क्योंकि वो P5 है। ये क्या बोलता है, इसका बोलना है किसी भी कंट्री का, ठीक है, UN में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन 12% से अबव ना हो, उससे ज़्यादा ना हो। पर ये क्या कर रखा है यूएसए ने क्या कर रखा है, 18 to 22% उसने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रखा है, आर्थिक सहायता दे रखी है किसको, यूएनओ को। 22% तक इसका ही है फाइनेंशियल। अब ये क्या चाहते हैं, ठीक है, इनका बोलना है, ठीक है, ईस्टर्न कंट्रीज़ का बोलना है कि जो यूएनओ बना है, आप बने किसके लिए हो, आप तो बने ही डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए हो, उनकी गरीबी दूर करने, वहाँ विकास करने के लिए, ठीक है। तो आपके जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनकी आप जो हेडक्वार्टर है उसको आप कहाँ बनाओ, आप उसे बनाओ डेवलपिंग कंट्रीज़, विकासशील देशों में होना चाहिए हेडक्वार्टर। पर ये क्या बोलते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ हो, विकसित देशों में ही हो, मतलब वेस्ट में हो, सारे ईस्ट की तरफ ना हो, सारे वेस्ट में हो। इसलिए देखा होगा मोस्टली कहाँ है, या तो यूएस में है या यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्विट्जरलैंड में हो, नीदरलैंड्स में हो, ठीक है। एशिया में है कोई, कितने ही हैं। एक आध याद आ रहा है, सारे कहाँ हैं, सारे हमको कहाँ दिखते हैं, या तो अमेरिका में दिखते हैं, यूएसए में, या कहाँ दिखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में दिखते हैं, ठीक है। तो यही मैटर है किसके किसके बीच, ईस्ट और वेस्ट के बीच, यही मुद्दा था। अब क्या होगा, अगर यूएनओ को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना होगा, सामूहिक प्रयास करना होगा दोनों को मिलके। वही तो नहीं हो पा रहा है, दोनों में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन फिर भी साथ आना पड़ेगा। क्यों साथ आना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। किस टाइप का थ्रेट, ग्लोबल वार्मिंग आ जाए, वो तो इक्वली होगी ना सबके लिए। ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसा नहीं है वेस्ट को छोड़ देगा, सिर्फ ईस्ट पे आके अफेक्ट करेगा। कोविड आया ना, पैंडेमिक, कोविड ने क्या किया, क्या वेस्ट में वो नहीं किया, उसने अफेक्ट नहीं किया वेस्ट को, वो तो हर जगह था, पूरे ग्लोबल पैंडेमिक था वो तो एक, ठीक है। तो ऐसी ही समस्याओं के लिए, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आएगी, क्लाइमेट चेंज आएगी, ठीक है, कोविड जैसी पैंडेमिक आएगी, महामारी आएंगी। तो ऐसे ही सिचुएशन के लिए क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट अगर अलग अलग होंगे, ठीक है, एक दूसरे को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या ज़रूरत है, सबका साथ सबका विकास जैसी जो भावना है उसका आना जरूरी है। बस तो इस टाइप से इसका आंसर, ठीक है। मेनली ईस्ट और वेस्ट पे क्या था, फोकस करना था। तो इतने 4 क्वेश्चंस थे आईआर के, सिंपल थे, ठीक थे, क्वेश्चन ठीक थे, कोई भी बायलैटरल रिलेशनशिप आया नहीं था, ठीक है। द्विपक्षीय संबंधों से क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली क्वेश्चन थी, और बाकी नहीं तो क्वेश्चन का जो लेवल था वो सही था, ठीक है। ओके, थैंक यू।